दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे जीएस दृष्टि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जिसमें हम नाभिकीय प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। नाभिकीय प्रौद्योगिकी में हम परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय रिएक्टर और भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्रों के बारे में, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत के प्रक्षेपण यान, पीएसएलवी, जीएसएलवी, क्रायोजेनिक तकनीक, रैमजेट, स्क्रैमजेट और चंद्रयान 2 के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों सबसे पहले आइए नाभिकीय प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। नाभिकीय प्रौद्योगिकी में दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, एक तो नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में जानते हैं। दोस्तों नाभिकीय विखंडन को समझने से पहले जो है इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस फार्मूले को आप शुरू से ही पढ़ते रहे हैं, 9वीं कक्षा से ही। यहाँ पर देखिए 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये अनस्टेबल यानी अस्थायी नाभिकों में 92 यूरेनियम 236 और यहाँ पर देखिए 36 क्रिप्टॉन 92 और 56 बेरियम 141 और 3 न्यूट्रॉन, इसके अलावा बृहद मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है और इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी कोई भारी परमाणु न्यूट्रॉन के ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण है दोस्तों कि 1 ग्राम यूरेनियम जो है उसकी विखंडन ऊर्जा 20 टन टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जो विस्फोटक होता है उसके विस्फोट की ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिए कितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम यूरेनियम की विखंडन ऊर्जा 20 टन टीएनटी में विस्फोट की ऊर्जा के बराबर होती है। और नाभिकीय विखंडन का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों परमाणु बम या एटम बम के बारे में। ये देखिए, ये जो चित्र दिया गया है ये परमाणु बम का चित्र दिया गया है। कार्यप्रणाली ये है परमाणु बम की कि ऐसी युक्ति जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है, जिससे कि अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है और ये अनियंत्रित ऊर्जा की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर निर्मुक्त होती है। और यही परमाणु बम का सिद्धांत है। दोस्तों परमाणु बम को नाभिकीय बम या न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। और ये परमाणु बम दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन दोनों ही प्रक्रियाओं पर आधारित हो सकते हैं। दोस्तों नाभिकीय विखंडन में जो महत्वपूर्ण पदार्थ प्रयुक्त होते हैं या परमाणु बम में, वो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग परमाणु बमों के निर्माण में किया जाता है। आइए हाइड्रोजन बम के बारे में जानते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित प्रक्रिया, इसमें ड्यूटेरियम और टाइट्रियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हाइड्रोजन बम दोस्तों ये जो है परमाणु संलयन पर आधारित होता है, जबकि जो हमारा यूरेनियम बम होता है वो एक तरह से नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों इसमें प्रज्वलक यानी इग्नाइटर के रूप में परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन बम में भी परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है और इसका अन्य नाम नाभिकीय संलयन बम है।
और इसकी कार्यप्रणाली जो होती है, अति उच्च दाब और ताप पर भारी हाइड्रोजन नाभिकों का जो संलयन होता है वही हाइड्रोजन बम के ऊर्जा का आधार होता है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी रूप में यहाँ पर एक परमाणु बम होता है और सेकेंडरी पार्ट जो होता है ये इसमें होता ये है कि हाइड्रोजन के जो ड्यूटेरियम और टाइट्रियम का संलयन किया जाता है, जिससे अति विशाल मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आइए देखते हैं दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी और उसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप परमाणु भट्ठी का चित्र देख सकते हैं। इसमें दोस्तों एक बहुत मोटे आवरण में जो है परमाणु ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये एक दीवार बनाई जाती है, रिएक्टर कोर, कंट्रोल नोड्स होते हैं और परमाणु जो है परमाणु का यहाँ पर नियंत्रित प्रयोग किया जाता है, नियंत्रित विखंडन कराया जाता है और इसके प्राप्त ऊर्जा से जल को गर्म किया जाता है और जल जब भाप के रूप में ये टरबाइन को चलाती है और वहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाया जाता है। तो ये दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ये ऊर्जा उत्पन्न करने का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है माध्यम या साधन है। दोस्तों नाभिकीय जो भट्ठी या परमाणु रिएक्टर होता है इसमें ऐसा पदार्थ जिसका विखंडन किया जाता है उसको ईंधन कहते हैं, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। इसके अलावा इसमें मंदक यानी मॉडरेटर भी होता है और न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने में मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में दोस्तों हल्का जल या सामान्य जल, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है अलग अलग परमाणु भट्ठियों के प्रकारों में। दोस्तों ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड जो होते हैं ये न्यूट्रॉनों की गति को या न्यूट्रॉनों की अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वो प्रक्रिया नियंत्रित होकर चलती है। दोस्तों परमाणु भट्ठी में शीतलक या कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए विखंडन से मुक्त अत्यधिक ऊष्मा के शीतलन के लिए शीतलक या कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और नियंत्रक छड़ें जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके लिए आप याद रखिएगा कैडमियम और बोरान की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर को एटॉमिक पाइल या परमाणु भट्ठी भी कहा जाता है। दोस्तों परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर ऐसा संयंत्र है जिसमें विखंडनी पदार्थ में स्वपोषित नियत श्रृंखला अभिक्रिया जो कि चेन रिएक्शन है वो चलाकर एक नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है और परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत जो है प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संलयन के बारे में जान लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो हमने अभी पढ़ा था कि ड्यूटेरियम और टाइट्रियम जो हैं इनके नाभिकों को परस्पर संलयित जब किया जाता है दोस्तों तो यहाँ पर अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जो है हीलियम और अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जो है निष्कासित होती है और परिभाषा ये है कि संलयन से प्राप्त नाभिक का जो द्रव्यमान होता है संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है और जो कम होता है कम द्रव्यमान वही ऊर्जा के रूप में निःसृत होता है। अनुप्रयोग इसका ये है कि नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम बनाने और सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन ही है। दोस्तों नाभिकीय संलयन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा की मात्रा निर्मुक्त होती है। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों को देख लेते हैं। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? तो ये है प्रस्फुरण गणक। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। सोलर सेल में प्रयुक्त तत्व क्या होता है? ये सिलिकॉन होता है। और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये थोरियम है जो केरल के मोनाजाइट बालू का निक्षेप में पाया जाता है।
परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त यूरेनियम समस्थानिक कौन सा है? तो यूरेनियम 235। और भारत का वह परमाणु संयंत्र जो फोर्थ भूकंपी पेटी में अवस्थित है, ये नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्रों के बारे में। देखिए दोस्तों, परमाणु शक्ति केंद्र जो है ऐसे स्थान होते हैं जहां पर नाभिकीय रिएक्टर के प्रयोग द्वारा ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी का जो है निर्माण किया जाता है। कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु शक्ति केंद्र ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में और तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के बाद आइए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, प्रथम मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये अंतरिक्ष यान बोस्टोक था और 12 अप्रैल 1961 को प्रथम अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागरिन बने थे और गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा का समय 1 घंटा 48 मिनट था। तो ये प्रथम मानव अंतरिक्ष अभियान सोवियत संघ रूस द्वारा चलाया गया था। 12 अप्रैल 1961 को प्रथम अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागरिन। प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था वो दोस्तों इसका नाम स्पुतनिक 1 था और ये 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका परिक्रमण काल 92 दिन था। दूसरा कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये था स्पुतनिक 2 जो 3 नवंबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था और इसमें विशेष ये था कि लाइका नाम की कुतिया का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था। तो ये दूसरा कृत्रिम उपग्रह जो है ये भी सोवियत संघ रूस के द्वारा भेजा गया था 3 नवंबर 1957 को। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रथम चंद्र अवतरण अंतरिक्ष यान अपोलो 11 के द्वारा जो 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान पर या जो चंद्र पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन जूनियर और माइकल कॉलिंस। और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपने पैर रखे जबकि कॉलिंस यान में चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे थे। आइए अब भारत के प्रक्षेपण यान के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए आप भारत के प्रक्षेपण यानों की श्रृंखला देख सकते हैं। दोस्तों देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर PSLV। PSLV का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1000 से 1200 किलोग्राम वजनी उपग्रहों की स्थापना में सक्षम है। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जो कि 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1000 से 1200 किलोग्राम वजनी उपग्रहों की स्थापना करता है। और दूसरा प्रकार है GSLV जिसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये ध्रुवीय रॉकेट है। लगभग 2500 से 3000 किलोग्राम के जो है अंतरिक्ष यान को ये ऊपर स्थापित कर सकता है। दोस्तों भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो ये SLV-3 था। SLV-E3E2 जो था इसके द्वारा रोहिणी RS-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 को किया गया था और इसी के द्वारा भारत अंतरिक्ष क्लब का 6वां सदस्य बन गया था। आइए देखते हैं PSLV भारत के प्रक्षेपण यान के बारे में। इसमें एक है दोस्तों कोर एलोन वर्जन जो हल्के भार या 500 से 700 किलोग्राम वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त किया जाता है और ये बिना बूस्टर मोटरों वाला PSLV संस्करण है। PSLV XL क्या है? तो दोस्तों ये 12 टन प्रणोदक क्षमता वाला शक्तिशाली रॉकेट है। चंद्रयान 1 और मंगलयान के प्रक्षेपण के लिए PSLV XL यानी एक्स्ट्रा लार्ज संस्करण को प्रयुक्त किया गया था। PSLV QL क्या है? तो ये 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का प्रयोग करता है और 1 अप्रैल 2019 को इसके द्वारा प्रथम मिशन संपन्न हुआ था। PSLV DL तो ये 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर का प्रयोग करता है और रॉकेट प्रक्षेपण का ये मध्यवर्ती विकल्प है।
दोस्तों देखिए PSLV लगभग 44 मीटर लंबा और 295 टन भारी प्रक्षेपण यान है। इसका नाम वर्क हार्स है इसका अन्य नाम, और ये 4 चरड़ी यानी फोर स्टेज रॉकेट है। प्रथम चरण में इसके ठोस प्रणोदक यानी HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडाइन का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय चरण द्रव प्रणोदक होता है यानी UDMH यूनिसिमेट्रिकल डाई मेथाइल हाइड्रोजाइन का प्रयोग किया जाता है, और इसमें ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा चरण फिर द्रव प्रणोदक होता है। तीसरा चरण फिर ठोस प्रणोदक HTPB का प्रयोग किया जाता है, और चौथा चरण पुनः द्रव प्रणोदक MHM यानी मोनोमेथाइल हाइड्रोजाइन का प्रयोग किया जाता है, और इसमें ऑक्सीकारक MON3 का प्रयोग किया जाता है। तो PSLV दोस्तों ये 4 चरणीय जो है प्रणोदक है, ईंधन प्रणोदक है, जिसमें पहले चरण में ठोस, दूसरे में द्रव, तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक और चौथे चरण में द्रव प्रणोदक का जो है उपयोग किया जाता है। PSLV के बाद आइए GSLV के बारे में जानते हैं। GSLV दोस्तों ये जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल है, और GSLV 5 Mark 3 M1 क्या है, तो ये देखिए इसके माध्यम से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था, और 2500 से 3000 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को ले जाने में ये GSLV सक्षम है। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV को माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 49.1 मीटर है और भार 401 टन होता है। दोस्तों GSLV के 3 मॉडल बनाए गए हैं। पहला मॉडल है GSLV Mark 1 जिसकी वहन क्षमता 1.8 टन यानी ये 1.8 टन जो है इसकी वहन क्षमता होती है। दूसरा GSLV Mark 2 है, इसकी वहन क्षमता 2500 किलोग्राम है, इसका उपनाम नाटी बॉय है। और इसके अलावा दोस्तों GSLV Mark 3 है, और इसके द्वारा दोस्तों 4000 किलोग्राम के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, इसका उपनाम फैट बॉय है। इसके अलावा आइए जान लेते हैं दोस्तों वर्तमान में जो प्रक्षेपण उपग्रहों में प्रयोग किया गया क्रायोजेनिक तकनीक है उसके बारे में। क्रायोजेनिक तकनीक किसे कहते हैं? दोस्तों क्रायोजेनिक शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता नीदरलैंड के प्रोफेसर केमरलिंग ओन्नस थे, जिन्होंने 1894 में क्रायोजेनिक शब्द का प्रयोग किया था। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि क्रायोजेनिक तकनीक 0 से 238 डिग्री फ़ारेनहाइट कम तापमान पर काम करती है। तो अति निम्न ताप पर ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी काम करती है। इसका उपयोग रॉकेटों और मिसाइलों में उपयोग इसका क्रायोजेनिक इंजन का किया जाता है, और तुषार जनकी का प्रयोग GSLV रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? क्रायोजेनिक्स क्या होता है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, इसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। और क्रायोजेनिक शब्द की उत्पत्ति क्रायोस यानी बर्फ जैसा ठंडा, और जेनिक यानी पैदा करना। तो दोस्तों वर्तमान में प्रक्षेपण उपग्रहों के प्रक्षेपण यान में क्रायोजेनिक्स तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अति निम्न ताप पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रवीकृत रूप प्रयोग किया जाता है। रैमजेट क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए रैमजेट का यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, और किसी प्रकार के इसमें गतिमान पुर्जों का अभाव होता है रैमजेट में। इसका उद्देश्य अधिकतम गति प्राप्त करना है, और इसकी अधिकतम गति 5 मैक तक हो सकती है। दोस्तों रैमजेट एक प्रकार का जेट इंजन होता है जो किसी वायुयान की अग्र दिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा को संपीड़ित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैमजेट जेट इंजन है जो किसी वायुयान की अग्र दिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा को संपीड़ित करने का कार्य करता है। साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं? दोस्तों साउंडिंग रॉकेट को अनुसंधान या रिसर्च रॉकेट भी कहा जाता है, और ये पृथ्वी की सतह से 50 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनका परिवहन होता है, और इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मुख्यतः मापन और अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है। रैमजेट और जो
साउंड रॉकेट के बाद आइए जानते हैं स्क्रैम जेट किसे कहते हैं। दोस्तों स्क्रैम जेट जो है ये अत्यंत ही तीव्र गति से या ध्वनि की गति से बहुत अधिक तेज चलने वाली तकनीकी है। इसकी अधिकतम गति 5 मैक से अधिक होती है और रैम जेट में 9 प्रवर्तन का ये परिणाम है स्क्रैम जेट। दोस्तों स्क्रैम जेट को सुपरसोनिक कंब्यूशन रैम जेट भी कहा जाता है, सुपरसोनिक दहन रैम जेट। और ये ऐसे जेट इंजन जिसमें तरल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करके संपीड़ित करके प्रयोग में ले लेता है। इसको ही स्क्रैम जेट प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो ऐसे जेट इंजन जिनमें तरल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और ये इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण और संपीड़ित करके प्रयोग में ले लेता है। अंत में आइए देखते हैं दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत के महत्वपूर्ण चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन ने ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के बहिर्मंडल में आर्गन 40 की उपस्थिति की खोज की है और 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया है। इसका लॉन्च वजन 3877 किलोग्राम रहा और इसके लिए जो रॉकेट प्रयोग किया गया था GSLV Mark 3 M1 और मिशन का प्रकार चंद्रयान जो है चंद्रकक्षयान, लैंडर और रोवर थे। चंद्रमा पर जो लैंडिंग थी दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम नामक लैंडर की लैंडिंग लक्षित की गई थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान संपर्क टूटने के कारण जो चंद्रयान 2 मिशन रहा इसका लैंडिंग असफल हो गया था। तो ये था आज का वीडियो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आपने नाभिकीय प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग पढ़ा और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।